It says that case study based on the calculation on working capital as per the Tandon committee method. तो टंडन कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से क्या यहाँ पर आंसर रहने वाले हैं उसके बारे में हमने आंसर पोस्ट करने हैं। तो टंडन कमेटी ने एक्चुअल में 3 मेथड दिए थे एंड हम इनको पॉपुलरली कहते हैं एमपीबीएफ यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कहते हैं एंड इसको एमपीबीएफ मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 के नाम से भी जाना जाता है। 3 मेथड थे, तीसरा मेथड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद ही नहीं माना तो हम उसको कंसीडर करते ही नहीं है। तो 2 ही मेथड पर्टिकुलरली आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2 में पूछा जाता है, राइट। एंड मेथड 2 जो है वो स्ट्रिंजेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेथड 1 ओवर देयर एंड इसमें मैक्सिमम कितना फाइनेंस दिया जा सकता है, सीसी लिमिट मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है उसके बारे में बताया जाता है। ओके तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर आंसर पोस्ट करना है। तो वी आर प्रोवाइडेड विद द करंट लाइबिलिटीज एंड द करंट एसेट्स ओवर देयर। तो हमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। सो वी आर प्रोवाइडेड विद द डाटा रिलेटेड टू द करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स फॉर परचेजर्स है एंड फॉर द क्रेडिटर्स और परचेजर्स आ जाएगा यहाँ पर एक जो पॉइंट आपके पास दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू क्रेडिटर्स और परचेजर्स एंड फॉर द अदर करंट लाइबिलिटीज हैं जो आपके पास टीसीएल है अदर देन जो ये कि आपके पास क्रेडिट लिमिट है, टर्म लोन क्रेडिट लिमिट है अदर देन द बैंक बोरिंग्स, ठीक है, वो आपके पास 150 है। बैंक बोरिंग्स आपके पास टोटल करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स आपको दी गई हैं, बैंक बोरिंग्स आपको दी गई हैं, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज आपकी बताई गई हैं कितनी 350 बताई गई है, ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। एंड फर्दर इसी तरह से करंट एसेट्स आपके पास रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स एटसेट्रा, वो चीजें आपको बताई गई है एंड आपके पास टोटल करंट एसेट्स जो है वो 370 है। कई बार ना हम मिस मैच कर देते हैं कि टोटल करंट एसेट्स टोटल करंट लाइबिलिटीज के इक्वल तो होती है, नहीं होती है। देखो भाई वो एसेट्स टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एज पर द बैलेंस शीट इक्वेशन बट नॉट रिलेटेड कि आपके पास ये पर्टिकुलर टोटल लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज आर नॉट इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स ओवर देयर, दोस कैन बी डिफरेंट, राइट। So let's move to the question number 1 over here. It says, what will be the amount of working capital gap as per the above data? तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करना हो तो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस रिगार्ड। वर्किंग कैपिटल गैप एक्चुअल में होता क्या है, देखो वर्किंग कैपिटल गैप इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि जो आपके पास टोटल करेंट एसेट्स हैं माइनस करेंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स आप उसको सेपरेट कर देते हो एंड यू विल बी हैविंग योर आंसर। सो टोटल करंट एसेट्स मेरे पास कितने हैं, दोज आर 370। टोटल करंट एसेट्स मुझे दी गए हैं 370 के इक्वल है, ये देखो यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स यहाँ पर गिवन है ये 370 है। अच्छा करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स कितनी है, करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये कितनी है अदर देन बैंक बोरिंग्स कितनी है, ये 150 है। सो 370 माइनस 150 तो मैं अगर वर्किंग कैपिटल गैप की बात करूँ तो कितना आएगा 220 आएगा, ठीक है जी। तो वो क्या आएगा 220 आएगा। सो वी कैन बी सेइंग कि वर्किंग कैपिटल गैप जो है दैट इज एक्चुअली 220 ओवर है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 220। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल गैप शोकेस क्या करता है, ये शोकेस करता है कि बैंक बोरिंग अपनी की जो थी ये बैंक बोरिंग लेट्स से सीसी लिमिट फर्म ने ले ली है एक, लेकिन हम उसको एक बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार उसको काउंट नहीं करेंगे तो हम वर्किंग कैपिटल गैप देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल गैप में डिफरेंस कितना है। देखो जैसे कंसेप्ट होता है ना नेट वर्किंग कैपिटल का, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स, लास्ट अभी केस स्टडी कवर किया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता लगता है कि आपके पास एक्चुअल में अभी के लिए कितना पैसा अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, राइट। तो वो होते हैं नेटवर्किंग कैपिटल होती है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल गैप होता है। अब इसमें तो पर्टिकुलरली हो सकता है कि नेटवर्किंग कैपिटल में आपके पास आप बैंक बोरिंग को भी शामिल कर रहे हो, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल गैप होता है इसमें आप बैंक बोरिंग्स को शामिल नहीं करते हो। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने वर्किंग कैपिटल गैप को यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। ओके नाउ लेट्स हैव लुक एट द अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर एक्सेस और लेस फाइनेंस सैंक्शन एज पर द एमपीबीएफ मेथड 1। तो हमें ये बताना है कि एमपीबीएफ मेथड 1 के हिसाब से कितना फाइनेंस एक्स्ट्रा यहां पर गया है। अच्छा एमपीबीएफ मेथड 1 के बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूं, एमपीबीएफ मेथड 1 में होता क्या है। इन केस ऑफ एमपीबीएफ मेथड 1 आपको देखो हर एक मेथड में वैसे तो मार्जिन मेंटेन करना होता है। अब जब हम पर्टिकुलर टंडन कमेटी मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा ये कि अपने वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल करेंट एसेट्स माइनस द माइनस पर्टिकुलरली करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग आपने इसको सेपरेट करना होता है एंड आपके पास क्या आ जाता है, यू विल बी हैविंग द वर्किंग कैपिटल गैप, राइट। अब उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो रहता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सब्ट्रैक्टिंग द मार्जिन, सब्ट्रैक्टिंग द मार्जिन, दैट्स इट, दैट्स इट। ये दो स्टेप है आपके, इजी से स्टेप है।
अब मेथड वन के केस में जो मार्जिन रहता है, एज पर द मेथड वन जो मार्जिन रहता है, डेट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, डेट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। तो वो आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था, 220 आया था। तो 25% ऑफ 220, सिंपल कैलकुलेटर अपना इजी है, याद रखिएगा कि लेकर के जाना है तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन में। तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 25% दैट इज 55। ये वर्किंग कैपिटल गैप आ गया। तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या होगा? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा वर्किंग कैपिटल गैप माइनस मार्जिन, यानी कि आपका तीसरा स्टेप जो रहेगा कि आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या होगा, डेट विल बी वर्किंग कैपिटल गैप माइनस दिस मार्जिन, यानी कि जो स्टेप कर लिया ऑलरेडी हमने वो हमारा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर वर्किंग कैपिटल गैप कितना था, 220 था, माइनस कर दो 55 को, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, ये आ गया एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड वन। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेथड वन के अकॉर्डिंग जो मार्जिन होता है दैट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। ये 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप आपका है मार्जिन। ठीक है, ये हमने मार्जिन कैलकुलेट किया। एंड जब हम कर लेंगे वर्किंग कैपिटल गैप माइनस द मार्जिन, विल बी हैविंग द एमपीबीएफ मेथड वन। ठीक है, तो मार्जिन हमने सेपरेट कर दिया, सो इट इज 220 माइनस 55, दैट इज कमिंग आउट टू बी 165। 165, यानी कि मैक्सिमम लोन जो इस फर्म को मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 165 का। वो कितना मिलना चाहिए था, 165 का मिलना चाहिए था, और दिया कितना गया, हाउ मच इज गिवन, 200 दिया गया है। ठीक है, तो एक्सेस है कि ज्यादा, एक्सेस है कि कम है, इट इज एक्सेस और लेसर, इट इज इन एक्सेस। इन एक्सेस दिया गया, कितना एक्सेस है, 200 माइनस 165, दैट इज 35। जो 35 लाख का जो लोन है वो यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन है, अकॉर्डिंगली हम आंसर मार्क कर सकते हैं। सेकंड जो चीज कही गई थी क्वेश्चन में, डेट वाज रिलेटेड टू कि करंट रेशियो कैलकुलेट करो। एक चीज हमें पता लगी कि एज पर द मेथड वन इसको 200 नहीं मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था 165। अच्छा, अगर इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते, अगर इसके अकॉर्डिंग वी वुड हैव कैलकुलेटेड द करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि ये तो करंट लाइबिलिटीज अब नहीं रहेंगी, इसमें से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नई टोटल करंट लाइबिलिटीज आपके पास क्या आ जाएंगी, दैट विल बी इक्वल टू 350 जो पहले थी, माइनस 200 जो कि लोन पहले दिया गया था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 165 जो मैक्सिमम दे सकते हैं वो ऐड कर दिया, तो ये आ गया 315। जो नई करंट लाइबिलिटीज आई हैं एज पर द मेथड वन, वो आ गई 315। करंट एसेट्स तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो करंट रेशियो क्या होती है, इट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज, यानी कि 370 डिवाइडेड बाय 315। सो इट विल बी इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाय 315, दैट इज इक्वल टू 1.17। तो एक चीज को ध्यान में समझ लो, जो मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन रहती है इन द केस ऑफ एमपीबीएफ मेथड वन, वो रहती है 1.17:1। मिनिमम करंट रेशियो जो मेंटेन रहेगी एज पर द मेथड वन, वो 1.17:1 की मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन रहती है। ओके जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहां पर सॉल्व हो जाता है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेट्स हैव अ लुक एट इट। Let's have a look at the question number 3 over here. It says, what is the excess or less finance sanctioned as per the method 2? तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कितना फाइनेंस सैंक्शन किया गया उसके बारे में बताना है। देखो, अब मेथड 2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेथड 2 की। तो स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है, वर्किंग कैपिटल गैप तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। स्टेप 2 के मार्जिन, इन केस ऑफ मेथड 2, इन केस ऑफ द मेथड 2 जो मार्जिन रहता है दैट इज 25%, जो मार्जिन रहेगा इन केस ऑफ मेथड 2 वो रहता है 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। मेथड वन के केस में क्या था, 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, इसके केस में क्या, 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स, राइट। तो 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स कितने हैं, 370 है। तो इसका अगर हम 25% कैलकुलेट कर लें, 370 इंटू 25%, दैट इज 92.5, ये आ गया मेरे पास 92.5। अच्छा, अब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस क्या रहेगा मेथड 2 के केस में, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस व्हाट इट वुड बी, इट वुड बी इक्वल टू जो वर्किंग कैपिटल गैप था 220 का हमने कैलकुलेट किया, माइनस 92.5, तो 220 माइनस 92.5 दैट इज इक्वल टू 127.5। तो मैक्सिमम जो आप यहां पर फाइनेंस दे सकते हो इन द केस ऑफ मेथड 2, दैट इज नॉट 200, दैट इज 127.5, राइट। अच्छा, कितना फाइनेंस इन एक्सेस दिया गया, हाउ मच फाइनेंस इज गिवन इन एक्सेस ओवर देयर, 200
माइनस 127.5 दैट इज इक्वल टू 672.5। 72.5 का जो फाइनेंस है, 72.5 का जो फाइनेंस है वो एक्सेस में दिया गया, एक्सेस में दे दिया। ठीक है। अच्छा, नए के हिसाब से क्या करंट रेशियो बनेगी, लेट्स कैलकुलेट इट। तो करंट लाइबिलिटीज तो चेंज हो जाएंगी, 350 नहीं रहेंगी, क्या रहेंगी अभी, 350 माइनस 200 प्लस 127.5 दैट इज इक्वल टू 277.5। जो नई करंट लाइबिलिटीज हैं वो 277.5 हो जाएंगे, राइट। तो जो करंट रेशियो रहेगी दैट इज इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाय 277.5। ठीक है जी। तो 370 डिवाइड बाय 277.5 दैट इज इक्वल टू 1.33। तो ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ एमपीबीएफ मेथड 2 जो मिनिमम करेंट रेशियो रहती है फॉर द मेथड 2 दैट इज 1.33:1। जो मिनिमम करेंट रेशियो रहती है इन केस ऑफ मेथड 1 दैट इज 1.17:1। और मेथड 2 के केस में जो मिनिमम करेंट रेशियो रहती है वो रहती है 1.33:1। मैं मिनिमम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप कम लोन दोगे, ये तो मैक्सिमम फाइनेंस है ना जो दे सकते हो, अगर मैं 120 दूंगा तो मेरी करंट रेशियो इंप्रूव होगी क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर कम हो रहा है। मेरा डिनोमिनेटर यानी कि करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है, अगर मैं लोन कम दूंगा तो उससे मेरी जो सीआरआर है वो इंप्रूव होगी। तो कम से कम जो मेरी जो पर्टिकुलर ये करंट रेशियो है, नॉट सीआरआर, सीआर जो है इंप्रूव होगी, जो कम से कम मेरी करंट रेशियो है वो मेथड 2 के केस में 1.33:1 रहने वाली है और मेथड 1 के केस में 1.17:1 रहने वाली है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है आपको? ठीक है जी, चलिए।